हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और GUI बेस्ड कंप्यूटर्स किसने बनाया? स्टीव जॉब्स? बिल गेट्स? ना 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 ना, अपना GUI बेस्ड कंप्यूटर्स तो सबसे पहले जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। लेकिन कैसे? जिस कंपनी को हम सिर्फ फोटो कॉपिंग मशीन्स के नाम से जानते हैं, वो ये कैसे बना सकती है? और आज तक हमें ऐसा क्यों लगते रहा कि GUI स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स ने बनाया था? एंड माइंड यू, ऐसा फ्यूचरिस्टिक लॉस सिर्फ जेरोक्स ने ही नहीं किया, एक्साइट कंपनी वालों ने भी बहुत बड़ा मौका ठुकराया है। पता है कैसे? भाई, इनके पास तो खुद अपने लैरी पेज भैया अपनी गूगल कंपनी बेचने गए थे। पर क्यों? ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। लेकिन अपने मोबाइल के दुनिया का बादशाह, एक्स बादशाह नोकिया, जिसका नाम फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन में फर्स्ट पेज पे डाल के ये कहा था, कैन एनीवन कैच द सेल फोन किंग? वो ब्रांड जिसने मोबाइल मार्केट के 50% से भी ज्यादा हिस्से को अपने हाथ में करके रखा था, क्यों आज सेल फोन की दुनिया में कोई उसका नाम जल्दी से नहीं लेता? अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या हुआ इन इतने बड़े बिजनेस जायंट्स के साथ जो ये टॉप से सीधा मिट्टी में मिल गए? आज हम जानेंगे इन सारे केस स्टडीज के निटी-ग्रिटीज और इनसे लर्निंग और एक्सपीरियंस लेंगे और जानेंगे इनकी पूरी हिस्ट्री इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड 4 बिगेस्ट कंपनी फेल्स। नंबर 1, एक्साइट। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था, ये वही कंपनी है जिसके पास लैरी पेज अपना गूगल बेचने गए थे, लेकिन एक्साइट ने गूगल खरीदने से साफ साफ मना कर दिया। अब शायद पछता रहे होंगे, वो अलग बात है, बट तुम सोचोगे कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी इनके पास क्यों गई थी? तो बॉस, ये बात है 90s के वक्त की, जब 1999 में एक्साइट सर्च इंजन के लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे थी। मान लो ये उस वक्त के इंटरनेट के टॉप वंडर्स में से एक था, जिसमें एक यूजर न्यूज पढ़ना, वेदर फोरकास्ट देखना, इंस्टेंट मैसेज करना, ईमेल करना, स्टॉक कोड्स हो या बात हो कस्टमाइजेबल यूजर होम पेज की, एक्साइट वो सब कुछ अकेले कर सकता था। और ये सब देख के ही लैरी पेज इनके पास गए थे अपने सर्च इंजन को बेचने। और उस टाइम पे एक्साइट गूगल को $1 मिलियन यानी 7.4 करोड़ में आराम से खरीद सकता था, पर उसने किया नहीं, क्योंकि एक्साइट को यह डर था कि अगर उसने गूगल को एक्वायर कर लिया तो फिर उसे अपनी सारी सर्च इंजन्स गूगल के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा था, जो कि एक चेंज है। और जैसे आपको पता है, चेंज लाने से आपका जो कंफर्ट ब्रेन वाला दिमाग होता है वो हमेशा कतराता है, और उनको भी इसी चेंज में एक रिस्क महसूस हुआ। सो दे रिफ्यूज द ऑफर। और फिर आया एक्साइट की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल 2000 तक एक्साइट 4th लार्जेस्ट मोस्ट विजिटेड वेबसाइट पे पहुंची, और उस टाइम पे एक्साइट जो इंटरनेट की दुनिया का बादशाह था और होम नेटवर्क जो केबल नेटवर्क प्रोवाइड करने में टॉप था, वो दोनों मर्ज हो गए थे। और इन्हें ऐसा करते हुए देख लोगों का यह मानना था कि इन दोनों को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं पर अनबन शुरू हो गई। इन दोनों के बीच में एक्साइट के लिए हुए डिसीजन होम नेटवर्क को नामंजूर थे, और होम नेटवर्क वाले डिसीजंस एक्साइट को नामंजूर थे। ऐसे में मतभेड़ बढ़ती चली गई और दोनों को अंत में अलग होना पड़ गया। पर इन मतभेड़ों में इतने रॉन्ग डिसीजंस और मिसमैनेजमेंट कंपनी को झेलना पड़ा, और वो नुकसान हो चुका था। अपने एक्वायर्ड कस्टमर्स वो लूज कर चुके थे, क्योंकि लोग दूसरे सर्च इंजन्स को प्रेफर करने लगे थे। और जैसे आपको पता है, कस्टमर्स हैबिट पे वर्क करते हैं, और उन्हें हैबिट लग चुकी थी दूसरे सर्च इंजन्स की। और फिर उस डाउनफॉल के बाद एक्साइट कभी भी ऊपर उठ के नहीं आ पाया, और फाइनली 2002 में बैंक्रप्सी के बोझ में उसके ओनर ने उसे ask.com को बेच दिया। सो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? नेवर फियर द चेंज, कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट। नंबर 2, ब्लॉकबस्टर। अब फ्रेंड्स, एक ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जिसने वक्त आने पे बदलाव नहीं किया और मुंह के बल गिर पड़ी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकबस्टर की, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वीडियो रेंटल रिटेलर्स थी, जिसको लगा नेटफ्लिक्स इजंट वर्थ कोलैबोरेटिंग विथ, और उन्होंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। सीडीज और डीवीडीज की दुनिया पर राज करने वाली ये कंपनी ब्लॉकबस्टर के दुनिया भर में 9,000 से भी ज्यादा वीडियो रेंटल स्टोर्स, 84,300 एम्प्लॉइज और 65 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स थे। इन नंबर्स के सामने कंपैरिजन करें तो मानो नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वर्ल्ड में एक छोटी सी कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं थी। और इसीलिए जब शुरुआत में नेटफ्लिक्स कोलैबोरेशन के लिए इनके पास गए, ब्लॉकबस्टर उनको आराम से सस्ते में खरीद के इन्हें इन स्टोर कंपोनेंट बना सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ब्लॉकबस्टर कस्टमर्स आर द किंग में नहीं विश्वास करता था। वो ये मानता था कि वी आर द किंग।
नहीं समझे? रुको समझाता हूँ। नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वीडियो सेल करने में कस्टमर से फीडबैक लेके खुद को इंप्रूव करने के बारे में सोचता था, लेकिन ब्लॉकबस्टर की सोच ये थी कि कस्टमर्स को वही खरीदना चाहिए जो उसको एक रिटेलर बेच रहा है। कोई फीडबैक सिस्टम लागू नहीं होगा क्योंकि हम तो ऑलरेडी टॉप पे है ना। हम मार्केट को डिक्टेट करेंगे उन्हें किसके लिए पैसे स्पेंड करना चाहिए। और दूसरी बात, नेटफ्लिक्स मंथली या ईयरली मेंबरशिप पे चलता था। पीरियड खत्म, सर्विस खत्म, जबकि ब्लॉकबस्टर वाज ऑब्सेस्ड विद लेट फीस। अगर कोई डीवीडी रिटर्न करने में लेट हो जाए तो पर डे लेट फीस चार्ज होते थे और इस तरीके से वो हर मंथ एक्स्ट्रा 15% प्रॉफिट एंजॉय करते थे, बट कस्टमर्स को सिली फील कराते थे। आई मीन डीवीडी लौटाने में लेट होने पर फाइन भरना मेक्स यू फील वेरी सिली, राइट? और इस तरीके से उनका एक इनकम सोर्स कस्टमर को अच्छा नहीं फील करा के जनरेट होता था। यानी नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के काम करने के तरीके काफी अलग थे और बस उसी वजह से उन्होंने नेटफ्लिक्स को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ब्लॉकबस्टर ने कस्टमर्स की तो नहीं सुनी, पर अपने ही डेवलपमेंट टीम की भी नहीं सुनी। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर का ये आखिरी कदम था अपनी बर्बादी की ओर। उनकी डेवलपमेंट टीम ने फ्यूचर में ऑनलाइन वीडियो सेलिंग का अंदाजा लगा लिया था, जिसके बारे में उन्होंने उनके सुपीरियर्स को कहा, पर उस पे कोई एक्शन या चेंजेस नहीं लिए गए। वक्त गुजरता गया और इंटरनेट वर्ल्ड आ चुका। जहां दुनिया चेंजेस को अपना रही थी, वहीं पर ब्लॉकबस्टर अपने ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से सीडीज और डीवीडीज बेचने पे जोर लगा रहे थे। और तब सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं बल्कि टेक्नो जायंट्स जैसे एप्पल और अमेज़न भी उसको तगड़ी कंपटीशन दे रहे थे। इन लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस बेचने से लेकर केबल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज चालू कर दिए थे, जिसमें लोगों को कोई एक्स्ट्रा डीले फीस नहीं भरनी पड़ती थी। और इन कंपनीज ने मार्केट इतना खा लिया था कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑलरेडी स्विच हो चुके थे और अब की बार ब्लॉकबस्टर को लेट फीस भरना पड़ गया। और वो लेट फीस अल्टीमेटली ब्लॉकबस्टर को भारी पड़ गया। 2010 के एंड में ब्लॉकबस्टर कुडंट सर्वाइव और बैंकरप्सी के बोझ में डूब के वो पूरी कंपनी बंद हो गई। दूसरी तरफ अगर आप नेटफ्लिक्स के ग्राफ को देखोगे कि वो किस तरह ग्रोथ हासिल कर पाया है, तो भाई देख ही लो। अगर आपने नेटफ्लिक्स में 2008 में इन्वेस्ट किया होता सिर्फ 10,000 रुपए, आज आपके उस 10,000 रुपए की कीमत कितनी होती पता है? वेल 45 लाख रुपीस। यानी उस 10,000 रुपए में आप एक फ्लैट खरीद पाते, बस सिर्फ आपको पैसों को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना पड़ा। अब फ्रेंड्स, आप एग्जैक्टली यही चीज कर सकते हो एक ऐप में, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ऐप का नाम है फिनिटी। यहाँ पर 5,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है और 42 से भी ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। इस ऐप में आप एक सर्विस यूज कर सकते हो जिसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जहां पर आपको डे टू डे बेसिस पे देखना नहीं पड़ेगा कि मार्केट का क्या कंडीशन है, बल्कि आप निश्चिंत होकर 5 सालों के लिए अपने पैसे को छोड़ सकते हो। और फिर जब अच्छा खासा ग्रो हो चुका होगा तो आप पैसे तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे निफ्टी बैकर्स जो निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स बैकर्स जो सेंसेक्स का इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स जो आपको ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने देता है। सो आप नेटफ्लिक्स जैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको काफी सारे ट्रैकिंग फीचर्स भी मिलते हैं और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी पूरी परफॉर्मेंस हिस्ट्री मिलती है। यहां तक कि आपको आपके फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस हिस्ट्री मिल जाता है कि वो आपका किस रेट में प्रॉफिट करा रहा है। और अगर इतना सारा डेटा आपको मिल जाता है तो आप डिसीजंस भी बेहतर ले पाते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, फिनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है। अभी क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर ऑन दिस ऐप नाउ। नंबर 3, नोकिया। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने मोबाइल के दुनिया के एक्स बादशाह नोकिया की, जिसका नाम फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन के फर्स्ट पेज पे डाल के ये कहा था, कैन एनीवन कैच द सेल फोन किंग? तो उस किंग के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसका नाम तो कोई मुश्किल से ही ले लेता है। नोकिया, जो अपने VGA कैमरा, म्यूजिक और वीडियो प्लेयर्स के लिए काफी मशहूर था, वो सिर्फ इसीलिए हारे क्योंकि उन्होंने खुद को एंड्रॉइड की दुनिया में स्विच होने से इनकार कर दिया। यस, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी भैया, ये वो थी जो 90s की सेंचुरी की सबसे आइकॉनिक ब्रांड थी, जिसका ना ही कोई कंपटीशन था और ना ही कोई उससे टक्कर देने के बारे में सोचता भी था। साल 2007 में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में जो एक टॉप नॉच पोजीशन पे था विद 51% मार्केट शेयर, जब वो अपनी ऊंचाइयों के सैर कर रहे थे, तब मानो किस्मत उसे नीचे गिराने की तैयारी में लगी हुई थी। मतलब टेक्नोलॉजी के दुनिया में एंड्रॉइड अपना जन्म ले चुका था। ये जानने के बावजूद कि हार्डवेयर की तुलना में सॉफ्टवेयर की अधिक मांग थी, नोकिया फिर भी अपने पुराने तरीकों में कायम रहा और एंड्रॉइड में स्विच होने से इनकार कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि दुनिया वाले और कस्टमर्स किसी के सगे नहीं होते, और बस वही हुआ उनके साथ। जल्द ही उनके कस्टमर्स ने एंड्रॉइड और एप्पल को अपना लिया, नोकिया को भुलाकर।
वो नोकिया जिसे ऐसा लगता था कि उसके कंपटीशन में कोई और नहीं उतर सकता, वहीं पर सैमसंग, HTC, एप्पल जैसे ढेर सारी कंपनीज मार्केट में उतर गई और सबका दिल जीतने लगी। और इसी दौरान नोकिया में इंटरनल इश्यूज चल रहे थे। उनके ही चीफ डिजाइनर एलिस्टेयर कर्टिस ने खुद कहा था कि वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम फाइटिंग पॉलिटिक्स देन डूइंग डिजाइन। सो ये जायज था कि इतने मतभेड़ में डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, और जब तक डिसीजंस नहीं होंगे तो तब तक चेंजेस या इनोवेशंस की शुरुआत नहीं होगी। और फिर अंत में जब नोकिया को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने सोचा कि अब माइक्रोसॉफ्ट ही उनका सहारा बन सकता है। और साल 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप डिक्लेयर कर दी। उन्होंने विंडोज स्मार्टफोन बनाए, पर अफसोस वो भी चले नहीं, क्योंकि विंडोज स्टोर पे एप्लीकेशंस की कमी थी। और कमी से मेरा मतलब है उसमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये एप्लीकेशंस थे ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, आप ही समझ चुके होंगे ये सेलफोन चले क्यों नहीं। और फिर होना क्या था, फेलियर पे फेलियर हो रहे थे। नोकिया कंटिन्यूअसली पैसे लूज कर रहा था, बस बैंकरप्ट होने की ही कगार पर था। और तब माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें 2013 के ईयर में $7.2 बिलियन में खरीद लिया, और ऐसे नोकिया द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड धूल में मिल गया। नंबर 4, Xerox Alto। अब फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी ये लगता है कि Xerox फोटोकॉपिंग मशीन्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं करती, तो भैया आप गलत हो, क्योंकि Xerox ही वो कंपनी है जिसने दुनिया को सबसे पहला GUI बेस्ड कंप्यूटर बना के दिया। हालांकि उस वक्त Xerox को भनक तक नहीं थी कि उसके हाथों में वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट 20th सेंचुरी डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर मौजूद है, पर उसकी कीमत तो भविष्य ने ही बताई। और ये डिवाइस उनके हाथों में 1 मार्च 1973 में ही आ गई थी, यानी कि GUI मास मशीन्स मार्केट में जब एंटर की, उसके 10 साल पहले से ही मौजूद थी। जब GUI Xerox के सुपीरियर्स को एक मीटिंग में दिखाया गया, तब उनको ये समझ ही नहीं आया कि GUI क्या था। मीटिंग में बैठे सभी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को हंसते हुए नकार दिया, और वहां पर सुपीरियर्स और इन्वेंटर्स के बीच एक डिबेट हुई। एंड एट द एंड Xerox ने शर्त रखी कि कम इन्वेस्टमेंट में ये प्रोडक्शन खत्म कर दें, जो PARC द इन्वेंटर्स ऑफ GUI ने स्वीकार कर लिया। और फिर जब इसकी टेस्टिंग चालू हुई, तो PARC की नजर एप्पल पे गई, जो कि उस वक्त महज एक स्टार्टअप था। तो उन्हें लगा कि वो इन्हीं से जरा टेस्टिंग करवा लेते हैं, सस्ते में खत्म हो जाएगा काम। और यही वो कारण था जिसके वजह से 1979 में स्टीव जॉब्स ने अपने पहले कदम रखे Xerox PARC में। तब PARC और एप्पल के बीच में एक हेवी डील हुई थी। एप्पल को 100,000 शेयर Xerox को देने पड़ेंगे, और उसी के बदले में PARC जॉब्स को परमिशन देंगी अपनी इन्वेंशन देखने के लिए, जिस पे PARC के इंजीनियर्स काम कर रहे थे। और जैसे ही जॉब्स ने वो देखा, उसके अगले ही 10 मिनट में जॉब्स के दिमाग में एक फ्यूचर कंप्यूटर्स का विजन बैठ गया। जॉब्स को PARC का GUI बेहद ही पसंद आया, इतना कि फिर स्टीव जॉब्स वहां पर रोज जाने लगे और GUI को और डीपली समझने लगे। और कुछ ही वक्त में Xerox और PARC के मतभेड़ GUI को लेके इतनी बड़ी कि फाइनली Xerox ने GUI एप्पल और बिल गेट्स को बेच दिया। और फिर जो हुआ उससे हम सभी भली भांति वाकिफ है। जॉब्स ने और गेट्स ने GUI अपने नाम करवा लिया, और फ्यूचर में कभी भी ये जिक्र नहीं होने दिया कि GUI एक्चुअल में Xerox का आविष्कार था। और इसी वजह से हमें हमेशा से यही लगता है कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने ही इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी। सो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक? चाहे स्टार्टअप्स हो या बड़ी MNC, क्या उन्हें चेंज या अपग्रेडेशन को अपनाना नहीं चाहिए? क्या उन्हें अपने ट्रेडिशनल वर्क को ही कंटिन्यू करना चाहिए? और तुम्हें क्या लगता है, आज के तारीख में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें अपग्रेड कर लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना हमारे साथ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको, और अपने दोस्तों से नॉलेज के मामले में एक कदम आगे रह सको। ऑलवेज स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।